स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर जहां एक और इसके शुरू होने से पहले ही सारा विश्व प्रो रशिया, एंटी रशिया और न्यूट्रल 3 दलों में बढ़ चुका था और इस युद्ध के पॉसिबल आउटकम्स को लेकर अपने अपने प्रेडिक्शंस कर रहा था। वहीं दूसरी ओर आज ये युद्ध उन सभी प्रेडिक्शंस के विपरीत अपने 7वें महीने में एंटर कर चुका है, जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। इस बीच ना तो यूएसए और ना नाटो की गिदड़भपकियां रशिया को यूक्रेन से लौटने पर मजबूर कर पाई और ना ही रशिया यूक्रेन पर पूरी तरह जीत हासिल कर पाया। लेकिन इस युद्ध के माध्यम से रशिया ने अपने विरोधियों के दिल में एक खौफ जरूर पैदा कर दिया है, क्योंकि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तभी से वेस्टर्न वर्ल्ड में से लेकर एक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, और वो ये कि हु इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। इन बीते महीनों में जिस तरह से रशियन आर्मी यूक्रेन में आगे बढ़ी है, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रशिया का यूक्रेन पर कब्जा करने का कभी कोई इरादा था ही नहीं, या हमें शायद इसे यूं कहना चाहिए कि रशिया का सिर्फ यूक्रेन पर अपने डोमिनेंस जमाने का कोई इरादा नहीं था, जबकि रशिया का वॉर प्लान थोड़ा विस्तृत दिखाई पड़ता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रशिया यूक्रेन के रास्ते अब मोल्दोवा और जॉर्जिया जैसे दूसरे एक्स यूएसएसआर की कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्रीज की ओर कदम बढ़ा सकता है। तो आइए आज हम रशिया यूक्रेन वॉर की इन बदलती परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो रशिया, जिसके साथ सीधे युद्ध में उतरने की जरूरत यूएसए या नेटो भी नहीं कर पा रहा है, वो इस युद्ध को किस दिशा में ले जाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक यूपीएससी मेंस के पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब यूएसए और खास तौर पर नेटो का दखल रशिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज तक पहुंच गया था, तब रशिया ने इसे लेकर भारी आपत्ति जताई थी। लेकिन तब शायद लंबे समय से चुप बैठे रशिया को कमजोर समझकर यूएसए और उसके सहयोगी देश ने इस आग में घी डालने का काम किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के बीचों बीच बीते 6 महीने से एक अति विध्वंसकारी युद्ध चल रहा है। लेकिन अगर हम अपनी सोच का दायरा कुछ बढ़ाएं और समय में कुछ पीछे जाए तो हम पाएंगे कि ये रशिया यूक्रेन वॉर तो 2014 में ही शुरू हो चुका था, जब फरवरी 2014 में यूक्रेनियन रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी की पृष्ठभूमि में रशिया ने क्राइमिया में चल रहे प्रो रशियन अनरेस्ट के बाद एक कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम करवा के उसका एनेक्सेशन किया था। और इसके बाद से ही यूक्रेन के डोनबास रीजन में यूक्रेन की आर्म्ड फोर्सेस और सेल्फ डिक्लेयर्ड डोनेस्क और लुहांस्क रिपब्लिक्स के रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट के बीच एक अनडिक्लेयर्ड वॉर जारी थी। लेकिन अगर हम आज की स्थिति में देखें तो रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव को अपने कब्जे में लेने में विफल होने के बाद से ही यूक्रेन के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट पर ही अपना ध्यान जमाए हुए है, और खासतौर पर यूक्रेन के डोनबास रीजन और डोनेस्क में रशिया के पुरजोर हमले जारी हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा डर मोल्दोवा और जॉर्जिया को है, क्योंकि इन एक्स यूएसएसआर कंट्रीज के बॉर्डर्स इसी रीजन से लगे हुए हैं। यूक्रेन की ही तरह एक्स सोवियत नेशन रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा के ईस्टर्न रीजन ट्रांसडनाइस्टर में भी एक प्रो रशियन सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी चल रही है। कहा जाता है कि इस रीजन में 1500 से ज्यादा ट्रूप्स तैनात हैं। दोस्तों, ट्रांसडेनिस्टर लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर का लॉन्ग एंड नैरो लैंड स्ट्रिप रीजन है, जो कि मोल्दोवा में डेनेस्टर रिवर के ईस्टर्न बैंक से कंट्री के यूक्रेन बॉर्डर तक फैला हुआ है। और ये रीजन फॉर्मर सोवियत यूनियन के सो कॉल्ड फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में से एक है, जहां 1991 से ही रशियन पीस कीपिंग फोर्सेस स्टेशनड हैं। आज की स्थिति में मोल्दोवा यूरोप के सबसे गरीब देशों में से एक है, जिसने इस वॉर के शुरू होने के साथ ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अपने दरवाजे यूक्रेनियन रेफ्यूजीज के लिए खोल दिए थे। और ये बात भी सही है कि मोल्दोवा एक मिलिटरीली न्यूट्रल स्टेट है, जिसका नेटो या किसी और अन्य सैन्य संगठन को ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन पास्ट में उसने यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए अप्लाई जरूर किया था। साथ ही यूक्रेन इन्वेजन के बाद से ही मोल्दोवा के इस रीजन में स्थिति तेजी से बदल रही है, जिसे देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि अब रशिया साउथ यूक्रेन के स्ट्रैटेजिक पोर्ट ओडेसा से लेकर मोल्दोवा के ट्रांसडेनिस्टर तक खुद को स्टैब्लिश कर देना चाहता है, ताकि वो भविष्य में मोल्दोवा पर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करके उसकी नेबरिंग कंट्री और नेटो मेंबर रोमानिया की शरण तक पहुंच जाए। और जिस तरह नेटो ने यूक्रेन के बहाने रशिया के दरवाजे तक पहुंचने की जरूरत दिखाई थी, वैसे ही अब रशिया नेटो के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है।
दोस्तों ऐसा ही एक डर जॉर्जिया में भी देखा जा रहा है, जहां 2008 में हुई रशिया जॉर्जिया वॉर के बाद से ही अबखाजिया और साउथ एसेटिया नाम के दो जॉर्जियन टेरिटरीज को रशिया ने ऑक्युपाई कर लिया था। लगभग 5 दिन चले इस युद्ध में सैकड़ों जॉर्जियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और इसी के बाद से इन इंडिपेंडेंट प्रो रशियन स्टेट्स में रशिया की भारी मिलिट्री प्रेजेंस है। वहीं मार्च 2022 में यूक्रेन और मोल्दोवा के साथ जॉर्जिया ने भी यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था, जबकि उसके बाद से ही बदलते हालातों की वजह से जॉर्जिया में रशियन इन्वेजन के खतरे को दरकिनार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इस वॉर के शुरू होने के साथ ही जॉर्जिया ने अपने कदम फूंक फूंक कर रखना शुरू कर दिए थे। इसके चलते उसने यूक्रेन में चल रहे रशियन एग्रेशन को इनिशियली कंडेम तो किया, लेकिन कभी भी एंटी रशियन सैंक्शंस में भागीदारी नहीं दी। साथ ही जॉर्जिया ने अपने नागरिकों को यूक्रेन में जाकर रशिया से लड़ाई में यूक्रेन की मदद करने वाली इंटरनेशनल ब्रिगेड में वॉलंटियर करने पर भी पाबंदी लगा दी थी, जिसे लेकर जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में सिटीजन्स ने अपनी गवर्नमेंट के इस रिस्पॉन्स की निंदा करते हुए प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए थे। अपने हालातों से मजबूर जॉर्जिया के इस स्टैंड को वर्ल्ड मीडिया में रशियन न्यूट्रलिटी भी कहा जा रहा है, जिसमें वो अपनी सुरक्षा के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया दोनों से ही अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। लेकिन इन कंडीशंस में भी जॉर्जिया के लिए सबसे बड़ा खतरा उसका अपना पड़ोसी रशिया ही है। इस तरह का डर कभी सोवियत यूनियन का पार्ट रही लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया में भी है। हालांकि ये देश 2004 से ही नेटो के मेंबर्स हैं और यूक्रेन में इन्वेजन के बाद से ही नेटो ने इस रीजन में अपने ट्रूप्स की प्रेजेंस को बढ़ा दिया था, ताकि वो अपने इन ईस्टर्न फ्लैंक अलाइज को फ्यूचर रशियन इन्वेजन से बचा सके। साथ ही यूएस ने भी इन देशों को अपना पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में रशिया द्वारा एनेक्स्ड ये तीनों कंट्रीज युद्ध के बढ़ते इन हालातों में नेटो और यूएस के एश्योरेंस को देखते हुए भी खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही डर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, बल्गेरिया और रोमानिया जैसे बाल्कन देशों में भी देखा जा रहा है। हालांकि ये बात सही है कि इन देशों तक पहुंचने के लिए रशिया को किसी न किसी नेटो के मेंबर स्टेट से एंगेज होना पड़ेगा, और ये बात भी सही है कि ये रीजन कभी सीधे तौर पर यूएसएसआर के अंडर नहीं रहा, लेकिन क्रेमलिन हमेशा से इस रीजन को अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हिस्सा कंसीडर करता रहा है। यही नहीं, इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने के लिए वेस्टर्न बाल्कन का सबसे बड़ा देश सर्बिया, जो कि रशिया का एक स्ट्रॉन्ग अलाई है, उसकी मदद कर सकता है। रशिया सर्बिया को शुरू से ही टैंक्स, सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और वॉरप्लेन से लेस कर रहा है, और यही कारण है कि प्रो मॉस्को सर्बियन लीडरशिप ने रशिया के विरुद्ध इंटरनेशनल सैंक्शंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। इसी बीच ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रशिया इस यूक्रेन युद्ध की आड़ में बोस्निया को भी डिस्टेबलाइज कर सकता है। यहाँ माइनॉरिटी सर्ब ग्रुप्स हैं, अपनी डोमिनेंट टेरिटरीज को स्प्लिट करके सर्बिया में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्बिया भी रशिया का एक स्ट्रॉन्ग एलाई है। हालांकि सर्बिया ने हमेशा बोस्निया के इस इशू में अपने हाथ होने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये बात इस बात का प्रमाण है कि बोस्निया सर्ब्स द्वारा चलाए जा रहे इस मूवमेंट को सर्बियन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में बीते साल रशिया ने बोस्निया को नेटो ग्रुप ज्वाइन करने की सलाह दी थी। साथ ही बोस्निया की कैपिटल साराजेवो में रशियन एम्बेसी ने यह ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया कि अगर रशियन एडवाइस को ना मानकर बोस्निया नेटो ज्वाइन करता है तो ऐसे टाइम पे रशिया भी उसके ऊपर हार्श स्टेप्स लेने के लिए बाध्य हो जाएगा। इसी तरह नेटो एयर वॉर के चलते 1999 में सर्बिया से अलग होकर बने कोसोवो ने भी रशियन इन्वेजन को देखते हुए यूएस से उसके परमानेंट मिलिट्री बेस को कोसोवो में एस्टैब्लिश करने की रिक्वेस्ट की है। साथ ही नेटो में भी उसकी मेंबरशिप प्रोसेस को एक्सेलरेट करने की अपील की है, लेकिन सर्बिया ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2008 में कोसोवो द्वारा डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस को रशिया और सर्बिया दोनों ही रिकॉग्नाइज नहीं करते। वहीं रशिया का पुराना एलाई और 2017 से नेटो के मेंबर मोंटेनेग्रो ने भी यूक्रेन वॉर के चलते रशिया पर सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं, लेकिन इस दौरान ये देश इंटरनली प्रो वेस्टर्न पॉलिसीज और प्रो सर्बियन एंड प्रो रशियन कैंप्स में बटा हुआ दिखाई देता है। ऐसे में रशिया मोंटेनेग्रो के प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट मिलो दुकानोविच की गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज करके प्रो रशियन गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर सकता है।
इसके अलावा जैसे हमने अपने वीडियो में पहले आपको बताया कि रोमानिया के एक नेटो मेंबर होने के बाद भी ये खतरा मोल्दोवा की ओर से मंडरा रहा है। दोस्तों 9 मई 2022 को मॉस्को के रेड स्क्वायर में चल रहे एनुअल विक्ट्री डे प्रोग्राम के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे अपने मिलिट्री ऑपरेशंस की तुलना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजीज के अगेंस्ट यूएसएसआर द्वारा चलाए गए मिलिट्री ऑपरेशन से की थी, जिसमें उनका कहना था कि जैसे रशिया के फादर और फोर फादर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी आइडियोलॉजी और मिलिट्री से उनके देश की रक्षा की थी, वैसे ही वो आज यूक्रेन में नियो नाजीज से लड़ रहे हैं ताकि यूक्रेन का डीनाजीफिकेशन किया जा सके। हालांकि हिस्टोरियंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के थिंक टैंक्स रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इस आर्गुमेंट को बहुत हद तक अपने ट्रू इंटेंशन छिपाने का एक खोखला अटेम्प्ट मानते हैं। उनका मानना है कि रशिया यूक्रेन के बहाने यूरोप में अपना डोमिनेंस रीस्टैब्लिश करना चाहता है, साथ ही वो एक्स यूएसएसआर नेशंस की गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करके और इन देशों के सिटीजन्स के मन में सोवियत यूनियन के ग्लोरीफाइंग पास्ट को फिर से स्टैब्लिश करना चाहता है। यही कारण है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया द्वारा नाजी जर्मनी से लड़ते समय यूज किए गए स्लोगन्स जैसे नशे डेलो प्रावो यानी आवर कॉज इज जस्ट का प्रयोग रशियन गवर्नमेंट और स्टेट मीडिया द्वारा किया जा रहा है। 1941 में जब नाजी जर्मन फोर्स ने सोवियत यूनियन को इन्वेड किया था, तब सोवियत फॉरेन मिनिस्टर व्याचेस्लाव मोलोटोव एंड सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन ने अपनी फर्स्ट स्पीचेस में यही स्लोगन दिए थे। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ही रेफरेंस देते हुए जिस डीनाजिफिकेशन वर्ड का यूज पुतिन और रशियन मीडिया बार बार कर रही थी, उसका रशिया के पर्सपेक्टिव से असल मतलब कुछ और है। पुतिन के लिए यूक्रेन और उसके जैसे एक्स यूएसएसआर नेशंस आर्टिफिशियल स्टेट्स हैं, जिनका मियर एग्जिस्टेंस ही रशिया की ग्लोरियस हिस्ट्री का काम करता है। पुतिन के नजरिए से ये सभी देश सोल से अभी भी यूएसएसआर का ही पार्ट है, जिनका दोबारा रसिफिकेशन करके यूनिफाई करने की जरूरत है। इस बारे में अप्रैल 3, 2022 में रशियन स्टेट न्यूज आउटलेट RIA नोवोस्ती में पब्लिश्ड रशियन पॉलिटिकल ऑपरेटर टिमोफी सर्जित्सेव के एक एडिटोरियल के अनुसार इस डीनाजिफिकेशन को अटेन करने के लिए जो सजेशंस दिए गए हैं वो कुछ वही हैं जो सोवियत ने 1945 से 1950 के बीच ईस्ट जर्मनी और ईस्टर्न यूरोप में अपनाए थे। रशियन स्टेट मीडिया के अनुसार यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों में पनप रहे पैसिव नाजीज को भी रीएजुकेट करने और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हार्श सेंसरशिप करने की जरूरत है, ताकि जिस तरह यूक्रेन वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथों की कठपुतली बन गया है, वैसे दूसरे सोवियत पार्टनर्स न बन जाएं। इसके लिए कहीं कहीं डी यूक्रेनाइजेशन वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि इस तरह के व्यू पॉइंट्स पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में सोवियत एक्शंस में मेल खाते हैं, जब रशिया ने इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल जर्मनी के डीनाजिफिकेशन में किया था। साथ ही पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड में जिस तरह की फ्रेंडली न्यूट्रलिटी स्टालिन ने जर्मनी से डिमांड की थी, वैसे ही डिमांड पुतिन ने यूक्रेन के सामने रखी है। दोस्तों, इन हालातों में आपको क्या लगता है कि रशिया फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाला यूएसएसआर बनकर अपने ग्लोरीफाइंग पास्ट को अचीव कर पाएगा, या फिर उसका भी वही हर्ष होगा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का हुआ था, जो अपने एज्यूम्ड ग्लोरीफाइंग पास्ट को अचीव करने की जिद में लगभग खत्म ही हो गया था? इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, द रशिया यूक्रेन वॉर इज नॉट ओनली कॉजिंग हार्म to economies of these two countries, but has a wider implication for the present world order. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इंटरप्शन के लिए माफी, पर ये कोई ऐड नहीं है। बस आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन साझा करनी है जिसकी मदद से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने की तरफ एक इम्पॉर्टेंट कदम उठा रहे हैं। स्टडी IQ ने अपना यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट लाइव दिया जाएगा। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और भी बहुत कुछ, मात्र 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप या फिर आपके दोस्त या भाई बहन कभी भी यूपीएससी का एक सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मौका फिर कभी मिलेगा।
एंड जस्ट टू मेंशन ये प्राइस लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31 अगस्त है और क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी AG Live कूपन कोड यूज करके अपनी यूपीएससी की तैयारी को भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ स्टडी IQ के फाउंडेशन बैचेस का सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बात से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। अब आप अपना वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू यूज AG Live, अदरवाइज यू विल से कि बाकी लोगों को कम रेट्स पे कोर्स मिला है। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।